आदाब, मैं हूँ वसतुल्लाह ख़ान और मेरे साथ हैं शाहज़ेब जीलानी और ज़र्रार खोड़ो। शुरू करते हैं, एक बर्निंग इशू है बल्दियाती इंतखाबात। बार बार सिंध में मुलतवी हो रहे हैं, पंजाब वाले आनाकानी कर रहे हैं। ये पाकिस्तान के सबसे ज़्यादा आबादी वाले और सबसे ज़्यादा वसाइल वाले सूबे हैं। यहाँ क्या असबाब हैं कि हुकूमतें इंटरेस्टेड नहीं हैं, बार बार इस अमर के बावजूद कि अदालतें उन्हें अल्टीमेटम देती हैं, इलेक्शन कमीशन उन्हें बार बार जो है डेडलाइंस देता है, लेकिन टस से मस नहीं होते। आइन की बात करें तो आइन का जो आर्टिकल 140A और इलेक्शन एक्ट का सेक्शन 219, उसके तहत बल्दियाती इदारों की आइनी मुद्दत ख़त्म होने के बाद इलेक्शन कमीशन पाबंद है कि 120 दिन के अंदर अंदर नए बल्दियाती इंतखाबात कराए जाएं। हम ये तो कहते हैं कि जो गैर जमहूरी और बालाए आइन क़ुव्वतें हैं वो पिछले 75 साल से खिलवाड़ कर रही हैं, लेकिन हम इस खिलवाड़ का तस्करा करते करते ये भूल जाते हैं कि जो जमहूरियत के 3 मंजिला इमारत होती है, जिसमें ऊपर सेंटर होता है, दरमियान में सूबे होते हैं और सबसे नीचे और जो बुनियादी मरहला होता है वो बल्दियात का होता है। तो ये आते आते जान क्यों चली जाती है अगली 2 मंजिलों की कि निचली मंजिल को जो है इख्तियारात दें, इसलिए कि आम आदमी का जो ताल्लुक़ है गली मोहल्ले का, सेहत व सफाई हो, बाकी चीज़ें हों, पानी हो, बिजली हो, वो तो मोहल्ले की सतह पे होता है। उसके लिए तो जमहूरियत सिर्फ वही है। उसके लिए जमहूरियत फैटअप से निकलना तो नहीं है, या खारजा पॉलिसी तो नहीं है, या डॉलर और रुपए का रिश्ता तो नहीं है। लेकिन जिसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, तालीम में प्राइमरी एजुकेशन को जिस तरह निगलेक्ट किया जाता है, बिल्कुल उसी तरह जमहूरियत के स्ट्रक्चर में बल्दियाती निज़ाम को निगलेक्ट किया जाता है। अब मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि जो छोटे सूबे हैं, खैबर पख्तूनख्वा, वहाँ मार्च 2022 इसी साल में बल्दियाती इंतखाबात का अमल मुकम्मल हो गया। बलूचिस्तान में मई में बल्दियाती इंतखाबात का अमल मुकम्मल हो गया। सूबा सिंध में मई में पहला मरहला जो बल्दियाती इंतखाबात का था, जिसमें ज़्यादातर देही इलाके थे, वहाँ पोलिंग हो गई। दूसरा मरहला जो है उसके लिए पोलिंग 3 बार मुलतवी करवाने की इस्तदा की गई और इलेक्शन कमीशन ने उसे बहुत आराम से तस्लीम भी कर लिया गया। पहली बार बहाना किया गया कि जी मॉनसून के बादल चूँकि छाए हुए हैं, इसलिए मुश्किल हो जाएगी शहरी इलाकों में इंतखाबात, समझ आती है। दूसरी बार हुआ कि साहब देखें पूरा सिंध ज़ेरे आब है और बारिशें रुक नहीं रही हैं, ऐसे में कैसे बल्दियाती इंतखाबात हो सकते हैं। ठीक है। अब तीसरी बार ये बहाना किया गया है कि देखें जी हमारे पास पुलिस की वाफर नफरी नहीं है जो लॉ एंड ऑर्डर को बल्दियाती इलेक्शन में संभाल सके, और वो बेचारे तो अभी सैलाब ज़दगान की मदद में ही इतने जुटे हुए हैं कि उनके पास फुर्सत नहीं है। और इलेक्शन कमीशन ने कहा मेरा ख्याल है कि आप मुनासिब बात कर रहे हैं, अगले 2 हफ्ते में हम ध्यान देंगे इस पर। फरमाइशी प्रोग्राम ज़रा चेक करें। तीसरी बार जो बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी हुए हैं, हुकूमत सिंध ने अब कहा है कि 3 महीने के लिए कम अज़ कम मुलतवी कर दिए जाए। अच्छा, ये काम सिर्फ सिंध की हद तक नहीं है। पंजाब में PTI की हुकूमत है और वहाँ भी आनाकानी हो रही है मुस्तकिल। सिंध में पिछले 2 साल से बल्दियाती इदारे नहीं हैं और पंजाब में पिछले 10 महीने से बल्दियाती इदारे नहीं हैं। इमरान खान इलेक्शन की बात करते हैं, जमहूरियत की बात करते हैं मरकज़ की सतह पे, सूबे की सतह पे, लेकिन जब इलेक्शन कमीशन पंजाब के चीफ सेक्रेटरी से पूछता है कि भाई साहब हम 1 हफ्ते की मोहलत दे रहे हैं, आप जो बाई लॉज हैं अगले इलेक्शन से मुतालिक वो असम्बली से मंजूर करवा रहे हैं या नहीं, या हम मौजूदा लॉज के तहत ही इंतखाबात करा दें, तो टाल मटोल। और इलेक्शन कमीशन जो है वो कभी ये धमकी देता है कि सुप्रीम कोर्ट का जो रूलिंग है उसकी खिलाफ वर्जी में हम आप पे तौहीन अदालत करेंगे, कभी वो कहता है कि लेजिस्लेशन जल्दी मुकम्मल करें, और हुकूमत पंजाब कहती है अनोखा लाडला खेलन को मांगे चांद।
ईवीएम के तहत होने चाहिए इंतखाबात। अब ईवीएम कहाँ से लाएं? ईवीएम तो पाकिस्तान में ऊपर से नीचे तक है ही नहीं। तो इस तरह के जो फरमाइशी प्रोग्राम हैं उनके तहत बस ना हो तो अच्छा है। ये क्या टेंडेंसी मतलब है? ना ही समझे, ये क्या टेंडेंसी है? देखिए जो दोनों हुकूमतें हैं उनकी नीयत में जो फतूर है वो तो साफ जाहिर है बिल्कुल कि आप बहाने कर लें, आप डिले कर लें। हम ये देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने और इलेक्शन कमीशन ने बाकायदा आर्म ट्विस्टिंग की है सर, मतलब दोनों आर्म, हाँ दोनों दोनों हाँ मतलब जस्टिस गुलजार ने जाते हुए इस साल के शुरू में अपने बल्कि आखिरी दिन था उनका जब उन्होंने बहुत ही क्लियर कहा कि भाई आप इस तरह से नहीं कर सकते, आपने कराने हैं, आइन की आपकी एक जिम्मेदारी है। तो उसके बाद भी जैसे आपने कहा कि 3 दफ़ा डिले हो चुके हैं। पंजाब में भी चले 10 माह हुए हैं लेकिन वो भी बहाने कर रहे थे मुसलसल। लेकिन मैं अब देख रहा था कि गुज़िश्ता रोज़ उन्होंने जो LG लॉ है अमेंडेड लॉ जो है वो उन्होंने पास किया है। तो जिस तरह सख्ती से पकड़ा हुआ है इलेक्शन कमीशन ने, तो लगता है कि अच्छा इसमें ना एक पॉइंट है कि हम हमेशा मतलब कोस रहे होते हैं आई थिंक लेजिटिमेटली कि यार हर चीज में जुडिशियल इंटरफेरेंस, हमें हुकूमत चलाने दो ना यार। लेकिन फिर हम उसके साथ साथ अब देखिए कोई चीज ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है पाकिस्तान में ना यार, हर चीज ग्रे है। उसके साथ साथ हम देखते हैं कि अगर कभी कभी वो धक्का ना दे, जैसे बकौल आपके आर्म ट्विस्टिंग ना करे, कभी नहीं हर बार, ओके चले ये भी सही है, हर बार तो यार ये गाड़ी आगे निकलती नहीं है। अच्छा आपने सैलाब की बात की ना, तो एक बड़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि बिल्कुल जैसे जमहूरियत की 3 मंजिला इमारत है ना, डिजास्टर मैनेजमेंट की भी 3 मंजिला इमारत है। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, प्रोविंशियल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, और उसके नीचे एक डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, इसका नाम किसी ने नहीं कभी सुना क्योंकि वो है ही नहीं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एग्जिस्ट ही नहीं करती। डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी जिसको किसके साथ काम करना होता है? DC के साथ, DC लोकल बॉडीज, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन एंड लोकल बॉडीज के साथ। लोकल बॉडी है ही नहीं तो वो क्या काम कर रहा है? तो ये जो हमारी देखे ना जो जमहूरियत की चैंपियन जमातें हैं उनका बड़ा ये एक बहुत ही मेजर होल है। नहीं वो होल तो है। क्यों है? खौफ क्या है? क्या मकामी सतह पे उन्हें खौफ होता है कि जी मुतबादिल क़यादत कोई नई ना उभर आए जिसको वो जानते तक नहीं है, या फिर ये है कि इख्तियारात जो हमें ऊपर से मिल गए 18वीं तरमीम के तहत यार बस यहीं तक रहे तो अच्छा है। आपको पता है कि मैं 100 रुपये देते हुए भी सोचता हूँ यार इसे दूँ ना दूँ। कुजा ये कि इख्तियारात 2013 का जो इलेक्शन वो था लोकल बॉडीज़ एक्ट सिंध में, उसमें जिस दिन बस चला ना उन्होंने सारे जो मालियाती इख्तियारात थे बल्दियाती इंतखाबात के वो एक अमेंडमेंट की आनन फानन और ले लिए। फिर प्रोटेस्ट हुआ, उन्होंने कहा भाई साहब ठीक है इसमें से फलानी चीज़ जो है हम दे देते हैं। उसके बावजूद नहीं हो पा रहा। अच्छा अब इंटरेस्टिंग बात, जो पोलिंग होनी है वो ज्यादातर मेरे ख्याल कराची, हैदराबाद, अर्बन ये जो नेक्स्ट फेज है नेक्स्ट फेज मैं सिर्फ सिंध की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पर अगर मैं कोई इसका एक्सक्यूज नहीं लेकिन अगर कोई मैं रीजन निकालने की कोशिश करूं तो क्या ये फिक्र है कि बिल्कुल जिस तरह के बाई इलेक्शंस में हाल हुआ है तो क्या PTI आ जाएगी? हमें एक हाइपोथेटिकल बात हो रही है, ठीक है। चलो सिंध भी क्या, मैं तो कराची या हैदराबाद की हद तक चलो समझ में आता है, मैं नहीं ख्याल कि टंडो इलाहार में ऐसा कोई मसला होगा या बदीन में मसला होगा। तो पंजाब में क्या मसला है, तो हुकूमती उनकी है, तो ये लॉजिक वहां पर मुझे ये भी नहीं समझ आता। अच्छा हिस्टोरिकली क्या रहा है इशू? हाँ अब हमारी क्योंकि तारीख भी समझनी पड़ती है ना यार, हर एक चीज का एक पस मंजर होता है कि बल्दियाती सिस्टम या आप नायब नाजिम या नायब नाजिम का सिस्टम ले लें, हमेशा इसको प्रमोट किया किसने? फौजी डिक्टेटर्स ने। क्यों? सूबे को कि ये पैरेलल क़यादत, हाँ कि इसको ना हम निकाल दें और इसको हम ले आए। तो क्या ये एलर्जी है? मतलब उनके अपने मकासद थे लेकिन निचली सतह पे लोगों को फ़ायदा हुआ। आज भी हम जाते हैं तो लोग मुशर्रफ साहब वाले ज़माने की जो सिस्टम था उसको याद करते हैं कि यार उस वक्त जो डिलीवरी थी या जो इख्तियारात थे जो आप कर सकते थे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, वो उसके बाद से नहीं हुआ। कराची की जहाँ तक ताल्लुक है, जो आपने सवाल किया, हमें जहन में रखना पड़ेगा इसका एक लिसानी एंगल है। जो जमात बरसर इक़्तिदार है उसकी जो अक्सरियत है वो देही इलाकों में ज़्यादा है। लेकिन मैं आपको बिल्कुल अगर नटशेल में बताऊँ ना, एक तो ज़ाहिर है कि इख्तियारात सूबाई हुकूमत नीचे नहीं देना चाहती। दूसरा फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली खांचे का बड़ा मसला है। मतलब कराची जो है वो सोने की चिड़िया है। इसको जरा तफसील से कराची जो है वो सोने की चिड़िया है। हर कोई कहता है कि इससे माल निकालो मैं, ठीक है ना। इस शहर का जो हाल हो चुका है वो इसी वजह से है, और पहले MQM ने भी किया, अभी पीपल्स पार्टी भी। इस वक्त जो आपके MNA MPAs का सिस्टम है पूरे सूबे में,
आपका क्या ख्याल है कि वो अपना खर्चा पानी कहाँ से निकालते हैं? आपका जो लोकल गवर्नमेंट हर जगह पे, जो टाउन कमेटी है, जो यूनियन काउंसिल है, जो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है, 200 फुट चौड़ी सड़क, हर जगह आप जाएंगे आपको बहुत क्लियरली मिलेगा कि जी वो 90% आया, वो तो इधर चला गया। गली पक्की होने पे 3-4 साल इफ्तिताह। आपने काम नहीं करना, हाँ 3-4 साल आपने बिल्कुल काम नहीं करना, सिर्फ कमाना है जी। आखिरी साल में आपने जाके नाली बनानी है, ये करना है, कार्पेटिंग वादा करना हो रही है। और आप देखें अनफॉर्चुनेटली सबसे बदकिस्मती की बात ये है कि ये जो फार्मूला है ये कारआमद है, लोग फिर भी आ जाते हैं, फिर आपको वोट देते हैं, फिर वही करते हैं। अच्छा मैं शायद मतलब if it ain't broke don't fix it वाला हिसाब है ना, मैं आपसे एक डेविल्स एडवोकेसी करना चाह रहा हूँ कि इस वक्त पंजाब में अगर बल्दियाती इलेक्शन हो, खासा इम्कान है कि ज़्यादातर काउंसलर्स पीटीआई के और क्यू के शायद आ जाएं, ठीक है। सिंध में अगर जो अब तक का जो फेस 1 है उसमें ज़्यादातर पीपल्स पार्टी के काउंसलर्स आए, तो यार अब जो निचली सतह पे हुकूमतें बनेंगी वो भी तो आप ही की है ना। तो ये लेकिन कराची में डर ये उसके बावजूद क्या मसला? अरे कराची में क्यों डर है? इसलिए कि कराची में हमेशा इस्लामी इस वक्त बहुत एक्टिवली काम कर रही है। जमात तो ये कोई नई खबर तो नहीं है ना सूबाई हुकूमत के लिए, इसलिए कि एमक्यूएम के मेयर रहे हैं इसी कराची में, हैदराबाद में, और जमात इस्लामी रही है। अगर एमक्यूएम ने बाइकआउट किया है तो पीपल्स पार्टी की तो फिर भी ये डोमेन नहीं थी ना, तो उसे यहाँ से भी क्या। अच्छा, और उनके साथ मखलूत हुकूमत में भी रहे हैं, और वो और ये हकीकत है कि पीडीएम का हिस्सा भी तो है, तो फिर क्या मसला है? इसलिए कि वो भी कोई इतनी बड़ी अचंभे की बात नहीं है, पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, उन्हें भी भुगत चुकी है। अभी तो ये नज़र आ रहा है जो ये डिले चाह रहे हैं कि देखें जो बारिशें हुई, कराची का जो हशर हो गया, ठीक है ना, उस वक्त तो इनको बिल्कुल ही सूट नहीं करता कि इलेक्शन हो, क्योंकि आपकी जो रही सही भी जहाँ पे आप कुछ 2-3 डिस्ट्रिक्ट्स में अगर आप मलीर है ये जहाँ पे आपकी बन जाए गवर्नमेंट, उसके भी चांसेस मुश्किल हो जाते हैं। तो टाइम गेन करने का एक मकसद ये भी है कि थोड़ा सा चमका दे, थोड़ा सा कार्पेटिंग कर दें, थोड़ी सी चीज़ें जो है हम सीधी कर लें, ताकि हमारा जो स्टेक है, पीपल्स पार्टी का जो स्टेक है, उसको अपना शेयर जो है वो मिल सके एक क्योंकि नहीं कितना डिले करेंगे आप, पूरा साल तो आप करते हैं ना, आप इसको हमेशा के लिए नहीं कर सकते, एट सम पॉइंट आपको कराना ही कराना है। सो पॉलिटिकल इंटरेस्ट हैं, इख्तियारात अपने पास रखने हैं, प्रोविंशियल गवर्नमेंट चाहती है कि सारे जो डिपार्टमेंट्स हैं वो हमारे हाथ में हों, एंड दैट इज द बिगेस्ट आयरनी। पंजाब की नहीं फिर भी समझ आती। अच्छा, लेकिन इलेक्शन अगर बात है लॉजिकल है, ये मैं मान लेता हूँ, पंजाब की नहीं समझ आती। पंजाब की समझ में इसलिए नहीं आती कि सारा जो तवज्जो है इस्लामाबाद पे चढ़ाई पे है, लिहाजा उनके लिए ये कोई इस वक्त सानवी चीज़ है। अभी हकीकी आज़ादी की जंग जीतनी है। दूसरी बात यह है कि फ़र्ज़ करें कि अगर आज सिंध में इलेक्शन हो जाते हैं, अब चौथी दफ़ा डिले नहीं होता, और पंजाब में भी अगले 2 महीने बल्दियाती इलेक्शन हो जाते हैं, उसके बाद क्या हुआ? क्या बल्दियाती इदारे फ़ाल हो जाएंगे? नहीं होंगे, इसलिए कि फिर जो कौमी इलेक्शन का सीज़न शुरू हो जाएगा, उसके बाद क्या हालात होते हैं, तब कहीं जाके आधी मुद्दत जब गुजर जाएगी बल्दियाती इलेक्शन की, ओके जी हलफ उठा लें, तब फिर 2 साल रह जाएंगे। तो विन विन सिचुएशन है भाई, या लूज लूज है, जैसे भी आप देखना चाहें, हमारे लिए तो लूज लूज सिचुएशन है। अगर आपने इस माह पाकिस्तान में किसी को भी कॉल की हो तो यकीनन आपने एक रिकॉर्डेड पैगाम सुना होगा जिसमें आपको बताया जा रहा है कि छाती का कैंसर जानलेवा तो है, लेकिन अगर इसकी बरवक्त शनाख्त की जाए तो आपकी जान बच भी सकती है, क्योंकि मुख्तलिफ ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं ज़ाहिर से। और ये इसलिए है क्योंकि अक्टूबर का माह ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ मनाया जाता है। बदकिस्मती ये है कि पाकिस्तान में अक्सर बरवक्त शनाख्त छाती के कैंसर की नहीं होती, और इसका एक सबूत ये है कि अगर हर साल तकरीबन 90,000 केसेस ब्रेस्ट कैंसर के मंजर आम पे आते हैं तो 40,000 से ज़ायद अमवात होती हैं। क्या इसका कोई हल है? बिल्कुल है, और इस हल का नाम है ज़ाइलेक्सा। इस्लामाबाद की एक टीम ने ये टेक्नोलॉजी इजाद की है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और क्लाउड कंप्यूटिंग के ज़रिए ब्रेस्ट कैंसर की शनाख्त कर सकती है। जो वैसे तो आपको पता है कि एक्सरे होती है तो वो रेडियोलॉजिस्ट उसको देखता है, तो इसमें ह्यूमन एरर का फैक्टर आ जाता है, और क्योंकि यहाँ पे टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जाती है तो इस एरर को मिनिमाइज किया जाता है, कम से कम किया जाता है। ज़ाइलेक्सा की जो टीम है वो नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर इस्लामाबाद और एपिफनी लैब्स के एक्सेलरेटर प्रोग्राम से भी गुजरी है। कम्प्लीटली हमारी एक होम ग्रोन टेक्नोलॉजी है, और मुझे बहुत खुशी है कि इनके फाउंडर या को फाउंडर शाहिद अब्बासी साहब आज हमारे साथ शो पे मौजूद हैं। शाहिद, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस, वेलकम टू द शो। आप हमें थोड़ा सा समझा सकते हैं कि ज़ाइलेक्सा की जो टेक्नोलॉजी है वो एग्जैक्टली कैसे काम कर सकती है, और नेकेड आई रेडियोलॉजिस्ट की जो एग्जामिनेशन है उससे कितने हद बेहतर है?
सर थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी, इट्स अ प्लेजर। Alexa, जिस तरह आपने इंट्रोडक्शन तो बहुत अच्छा दे दिया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और कंप्यूटर विजन यूज़ करते हुए हम ब्रेस्ट कैंसर की जो डिटेक्शन है उसमें रेडियोलॉजिस्ट को असिस्ट करते हैं। तो जो मेडिकल टर्म इसके लिए यूज़ होती है हमारे प्लेटफॉर्म के लिए, वो कंप्यूटर एडेड डिसीजन सपोर्ट सिस्टम कहलाता है, ये कैट कहते हैं इसको। तो टिपिकली रेडियोलॉजिस्ट जो हैं मतलब डिफरेंट मोडालिटीज़ के अंदर उनकी एक्सपर्टीज़ होती है। कुछ जर्नलिस्ट होते हैं, कुछ ब्रेन में स्पेशलाइज करते हैं, कुछ चेस्ट में होते हैं। तो मेमोग्राफी का ये है कि इसमें इसकी इंटरप्रिटेशन जो है वो इतनी सिंपल नहीं है जितनी लेट्स से आपने बोन फ्रैक्चर या ऐसे कुछ करना हो। बिल्कुल। तो और गिवन डिफरेंट रेसेस और जेनेटिक मेकअप, तो ब्रेस्ट टिश्यू जो है उसके अंदर भी काफ़ी वेरिएशंस होती हैं। मतलब स्पेशली साउथ ईस्ट एशिया, मिडल ईस्ट में अक्सर ख्वातीन जो हैं उनका जो है डेंस ब्रेस्ट होता है कंपेयर टू लेट्स से कॉकेशियन पॉपुलेशन इन नॉर्थ अमेरिका। तो हमारा जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड प्रोग्राम है ये 3 चीज़ें परफॉर्म करता है जब हम एक ब्रेस्ट के मेमोग्राम को देखते हैं। हम उसमें डिटेक्शन करते हैं, चाहे वो मैस हो या कैल्सिफिकेशन हो। फिर हम उसकी लोकलाइजेशन करते हैं, जिसका मतलब है कि एग्जैक्टली हम पॉइंट आउट करते हैं कि ब्रेस्ट मास में वो कहाँ पे है। और तीसरा हम उसको क्लासिफाई करते हैं कि उसकी प्रोबेबिलिटी मलिग्नेंसी या बेनाइन की तरफ। ठीक। और ये सारा काम जो है ये हम अंडर 15 सेकंड्स करते हैं। तो इसके हम विजुअली फिर हम रेडियोलॉजिस्ट को अपने रिजल्ट दिखाते हैं एंड देन वी आर एक्टिंग एज ए डिसीजन सपोर्ट टूल फॉर द रेडियोलॉजिस्ट, जहाँ पे वो डिटरमिन करते हैं कि पेशेंट की ट्रीटमेंट का अगला कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा। अगर तो वो समझते हैं कि पेशेंट एट रिस्क है तो फिर वो फर्दर उसके ऊपर इंटरवेंशन जो है वो कर सकते हैं, चाहे वो सोनो मेमोग्राम करना चाहें या फिर उसके बाद नीडल बायोप्सी मतलब अगले मरहले तक जाते हैं। तो शायद साहब मुझे एक बताएं, अब जैसे आपने कहा कि स्पेशलाइजेशन होती है, कोई फ्रैक्चर के लिए बेहतर होते हैं, कोई ब्रेन एक्सरे के लिए बेहतर होते हैं, रेशियो क्या है? आपकी जो टेक्नोलॉजी है वो कितने गुना ज़्यादा एफिशिएंट है या इफेक्टिव है मैनुअल रेडियोलॉजिस्ट के एग्जाम से? अगर मैं आपसे स्टेटिस्टिक्स जो शेयर करूं तो जिस तरह यूएस के अंदर जो मेमोग्राफी के ऊपर रेडियोलॉजिस्ट की एक्यूरेसी है वो अबाउट 71% है। तो 350 मिलियन मेमोग्राम हर साल होते हैं। तो अगर आप 29% का उसमें एरर रेट जो है उसको देखें तो ऑलमोस्ट 100 मिलियन वुमेन जो हैं या वो अंडर डायग्नोस्ड होती हैं या ओवर डायग्नोस्ड होती हैं। तो दिस इज़ अ वेरी ह्यूज नंबर। हमने अपने जो क्लिनिकल ट्रायल्स किए हैं पाकिस्तान में, मिडल ईस्ट में, अफ्रीका में, तो हमारी जो एल्गोरिदम्स की एक्यूरेसी है वो 94%। तो इट्स ऑलमोस्ट 23% बेटर देन अ ह्यूमन बीइंग। अच्छा सर, शायद साहब एक मैं आपकी बात काट रहा हूँ। आपने तो यूएस की तो फिगर बताई कि 71% मेरा ख्याल है कि डिटेक्शन रेट होती है। आपको कोई अंदाज़ा है कि पाकिस्तान में जो कन्वेंशनल तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं उसमें क्या डिटेक्शन रेट है? अच्छा, हमारा जो एक्सपीरियंस है कि जो पब्लिक हॉस्पिटल है ना गवर्नमेंट ओन्ड, उनके अंदर जो स्टैंडर्ड ऑफ केयर है वो निस्बतन बेहतर है प्राइवेट सेक्टर से। अच्छा। और उसकी एक वजह है, गवर्नमेंट सेक्टर में ना सिर्फ पेशेंट की प्रीवियस हिस्ट्री को अकाउंट किया जाता है, उनकी फैमिली हिस्ट्री को अकाउंट किया जाता है, लेकिन जो टेस्टिंग होती है स्पेशली कि हर पेशेंट जो है उसका सोनो मेमोग्राम भी होता है उसका, और फुल फोर्स डिजिटल एक्सरे यानी कि मेमोग्राम होता है। तो उनके 2 टेस्ट परफॉर्म किए जाते हैं। प्राइवेट सेक्टर में चूंकि पेशेंट हैज़ टू पे फॉर दिस, तो बहुत सारे पेशेंट जो हैं वो फुल फोर्स डिजिटल मेमोग्राफी जो है वो करवा लेते हैं और सोनो मेमोग्राम जो है वो उस वक्त कराया जाता है कि अगर उन्होंने किसी सस्पेशन को रूल आउट करना हो। तो अब हमने जिस तरह अपने क्लिनिकल ट्रायल्स किए तो तकरीबन 738 पेशेंट्स का हमने डेटा एनालाइज किया और उसके अंदर हमने 45 पेशेंट्स आइडेंटिफाई किए जो हमारे हिसाब से हाई रिस्क पेशेंट थे, लेकिन रेडियोलॉजिस्ट ने उनको तकरीबन क्लियर कर दिया हुआ था, बाय रेट 3 एंड बिलो का स्कोर दिया हुआ था जो कि नॉर्मल में आ जाता है। तो उस पे फिर डॉक्टर साहब ये पूछना था, आपने क्लिनिकल ट्रायल्स की बात की कि अब ये इसका रोल आउट जो है उसका क्या प्लान है? मतलब हॉस्पिटल्स में ये है अवेलेबल, होगा? अगर होगा तो लोगों तक कब पहुंचेगा ये?
हाँ जी, मतलब अब ये है कि हमें ये टेक्नोलॉजी डेवलप करने में तकरीबन 3.5 साल लगे, क्योंकि इट इज़ नॉट एज सिंपल एज डेवलपिंग एनी अदर टेक्नोलॉजी। इसमें डेटा का बहुत बड़ा इशू होता है, डेटा एक्विजिशन, और वो भी क्वालिटी डेटा। फिर उसकी मॉडल ट्रेनिंग, उसकी वैलिडेशन। तो तकरीबन हमें 1 साल लगा इसकी वैलिडेशन करने में, और 3.5 साल हमें लगे टेक्नोलॉजी डेवलप करने में। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने 2 हफ्ते पहले अपना पहला कस्टमर साइन अप कर लिया है। एक यूएई बेस्ड कंपनी है जो कि ई क्लिनिक के नाम से पाकिस्तान में इमेजिंग सेंटर्स सेटअप कर रहे हैं, और उनका पहला इमेजिंग सेंटर पिछले हफ्ते लाहौर में ऑपरेशनल भी हो गया है। इस हफ्ते हमने एमओयू साइन कर लिया है एक टेली रेडियोलॉजी कंपनी आउट ऑफ लेबनान, उनके साथ। तो नाउ वी आर एट ए कमर्शलाइजेशन फेज। और इसके अलावा पाकिस्तान में भी हम काफ़ी मेजर हॉस्पिटल्स और इमेजिंग सेंटर्स के साथ डिस्कशंस में हैं। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि शायद अच्छा, ये जो टेक्नोलॉजी है तक शाहिद साहब, ये जो टेक्नोलॉजी है इवेंचुअली, जो मैंने आपकी गुफ्तगू से गलत या सही नतीजा अखज़ किया वो ये है कि ये जो ट्रेडिशनल रेडियोलॉजिस्ट या रेडियोलॉजी है ये तो इवेंचुअली फारिग हो जाएंगे वक्त गुजरने के साथ। नहीं, ऐसा नहीं है। ये सवाल हमसे अक्सर रेडियोलॉजिस्ट पूछते हैं, और हमारा जवाब ये होता है कि जी जो रेडियोलॉजी एआई यूज़ नहीं करते वो शायद फारिग हुई। तो हाँ, लेकिन आई थिंक ओवर द लॉन्ग टर्म टेक्नोलॉजी, मेरा अपना बिलीफ ये है कि उस तरफ जाएगी। ठीक है। अगर आप पैथोलॉजी को ले लीजिए कि आज से 15-20 साल पहले जब वो ब्लड ड्रॉ करते थे तो प्लेटलेट्स वगैरह की काउंट जो थी वो माइक्रोस्कोप के अंडर बाय हैंड होती थी। ज़्यादातर ये सारी अच्छा शाहिद साहब, एक और सवाल मुझसे आप कुछ पूछना चाहते हैं? ज़्यादातर जो हमारे पेशेंट्स हैं वो ज़ाहिर है उस इनकम ग्रुप से ताल्लुक़ रखते हैं जो अफोर्डेबिलिटी का मसला है, सेहत के जो अखराजात हैं नहीं बर्दाश्त कर सकता। तो इस लिहाज से पब्लिक सेक्टर को ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए इस तरह की टेक्नोलॉजीज़ पे। तो वो कितने इंटरेस्टेड हैं आपके साथ ताउन करने या इस टेक्नोलॉजी को लेने के लिए? जी, उसमें हम डेफिनेटली जी डिस्कशंस कर रहे हैं। पिम्स हॉस्पिटल ने बड़ा अच्छा एक मेमोग्राफी स्क्रीनिंग का सेंटर बनाया है डॉक्टर आयशा के अंडर। तो वहाँ पे हमारी उनसे बात चल रही है। सऊदी अरेबिया में हमने एक ट्रायल किया था जहाँ पे सऊदी गवर्नमेंट जो है वो 38 मोबाइल वैन्स जो है इम्प्लीमेंट कर रही थी, जो कि अंडर सर्व्ड एरियाज में जाके पॉपुलेशन की स्क्रीनिंग करें। और जो पहला रीड होगा वो हमारा जो डायग्नोस्टिक प्लेटफॉर्म है वो करेगा, और जो क्रिटिकल पेशेंट्स होंगे उनको रियाद में सेंट्रल हॉस्पिटल में रेफर कर दिया जाएगा। तो इस तरह के प्रोग्राम्स जो हैं वो डेफिनेटली पाकिस्तान में बिल्कुल किए जा सकते हैं, जिस तरह अभी ऑलरेडी टीबी स्क्रीनिंग वगैरह के प्रोग्राम कुछ एनजीओज वगैरह कर भी रही हैं। तो थोड़ा टाइम लगेगा पब्लिक, जैसे नुसरत फतेह अली खान को पीटर गैब्रियल ने इंट्रोड्यूस कराया था उसी तरह सऊदी अरब और इधर उधर जब आपकी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होगी तो हम लोग भी इस्तेमाल करना शुरू करेंगे। नहीं, वैसे शायद साहब मुझे बता रहे थे शो से पहले कि काफ़ी इंटरेस्ट है। कुछ लोग कुछ वो इदारों के नाम नहीं ले सकते क्योंकि अभी बात चल रही है। शायद साहब, एक सवाल हम हमेशा पूछते हैं क्योंकि आप जैसे मतलब टेक्नोलॉजिस्ट या स्टार्टअप्स इनोवेटर्स को अक्सर हमने दावत दी है इस शो में, और हर प्रोजेक्ट के पीछे कोई एक कहानी ज़रूर होती है। तो मैं आपसे भी ये पूछना चाह रहा हूँ कि आपका इंजीनियरिंग का बैकग्राउंड है, और भी आप बहुत चीज़ें कर सकते थे, तो वाई ब्रेस्ट कैंसर? सर देखिए, कई दफ़ा जो हमारे ज़िंदगी के पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं ना, दे शेप व्हाट वी विल डू नेक्स्ट इन लाइफ। तो ऐसा ही एक ज़ाती इंसिडेंट मेरे साथ भी, वेयर समबडी वेरी क्लोज टू मी वाज इनिशियली मिसडायग्नोस्ड, और 1 साल के बाद जब दोबारा टेस्ट कराया गया तो फिर फाइनली वहाँ पे ब्रेस्ट कैंसर डिटेक्ट हुआ, एंड इट हैड गॉन फ्रॉम स्टेज 1 टू स्टेज 2 ड्यूरिंग दैट टाइम फ्रेम। तो जो एक ट्रीटमेंट शुरू में थ्रू अ सिंपल प्रोसीजर लाइक लंपेक्टमी और रेडिएशन के थ्रू हो सकती थी, वो इट एंडेड अप बीइंग ए डबल मैस्टेक्टमी, रेडिएशन एंड कीमोथेरेपी। तो it was not only disappointing but there was also anger, dramatic and all that। लेकिन फिर ये था कि उस एनर्जी को आप कैसे चैनल करें कि और लोग उस सिचुएशन से ना गुजरें जिससे मैं गुजरा। तो आपने एक
पोटेंशियल ट्रेजेडी, एक ट्रॉमा को लेकर एक टेक्नोलॉजी में। अच्छा, ज्यादातर इजादात क्या बात है, इसी तरह की कहानी होती हमेशा है, पर्सनल, हमेशा एक इस तरह की एक कहानी होती है, जुनून चाहिए होता है, जुनून चाहिए होता है। शाहिद साहब, आप एक और आखिरी बात आपसे कि अभी शो से पहले आपसे बात हो रही थी तो आप कह रहे थे कि अब क्योंकि जब एक टेक्नोलॉजी बनती है ना, तो अगर बेशक एक मकसद के लिए बनती है, लेकिन फिर बाद में पता लगता है कि आप इसको मुख्तलिफ चीज़ों के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मेरा ख्याल है कि आपका जो प्रोजेक्ट है वो सिर्फ ब्रेस्ट कैंसर डिटेक्शन तक अब महदूद नहीं है, आगे भी जा रहे हैं आप इस टेक्नोलॉजी के साथ। या बिल्कुल, अब हमारी ये है कि जी माशाल्लाह हमारी जो टीम है, इट्स अ वर्ल्ड क्लास टीम और आई एम वेरी प्राउड ऑफ देम। तो हमारी अब एक पूरी पाइपलाइन बन चुकी हुई है जहाँ पे अब हमारे पास चेस्ट एक्सरे के डायग्नोसिस की भी सपोर्ट है, और इसके अलावा पेरिफेरल और कैरोटिड आर्टरी डिजीज डिटेक्शन की भी सपोर्ट है, जिसमें हम सीटी एंजियोग्राम को यूज़ करते हुए हम डिटेक्ट करते हैं कि आर्टरीज के अंदर स्टेनोसिस कहाँ पे है, कितना है, और उसके लिए बेस्ट ट्रीटमेंट प्लान क्या है, कि क्या वहाँ पे स्टेंट डाला जाएगा, वहाँ पे ग्राफ्ट डाला जाएगा, वहाँ पे बलून से उसको वो खोला जाएगा। और ये ऐसी चीज़ है जो कि वेस्कुलर सर्जरी प्लानिंग में बहुत हेल्पफुल होती है, क्योंकि टिपिकली ऐसा होता है कि जब वो फिजिशियंस जब इंसिजन करते हैं तो उनको पता चलता है कि जो ब्लॉकेज एक्चुअली है वो आधा इंच 1 इंच नीचे है, तो वो 1-1.5 इंच की इंसिजन जो है वो 2.5-3 इंच की इंसिजन बन जाती है। ना सिर्फ ये जो, बल्कि अगर आप अयोटा को देखें, और अयोटा जब स्प्लिट होती है इलियक आर्टरीज में, अगर ब्लॉकेज अयोटा के अंदर हो और वहाँ पे जब वो खोलें और पता चले कि नहीं अयोटा में नहीं है, इलियक में है, राइट एट द जंक्शन, तो एक जो स्टेंट की किट है वो तकरीबन 1.5 लाख रुपए की आती है। और अगर उन्होंने गलत किट खोल लिया एओर्टा की और बाद में पता चला कि नहीं हमें तो फेमोरल की यूज़ करनी चाहिए थी या इलियक की यूज़ करनी चाहिए थी, तो वो 1.5 लाख ज़ाया हो गया। क्या बात है। सो ये सारी टीम पाकिस्तानी टीम है। अच्छा, सारे आपके वेबसाइट, कोई वेब पेज वगैरह कुछ? डॉक्टर साहब आप सवाल दोबारा कर लें। मैं पूछ रहा था कि आपकी सारी टीम पाकिस्तानी है जिन्होंने इस पे काम किया आपके साथ ये 3-4 साल? जी हाँ जी, हमारी सारी अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानी बेस्ड टीम है, और हमारी टीम का जी स्किल सेट भी ऐसा है कि इनकी जो बैचलर डिग्रीज हैं वो बायोलॉजी या बायो इन्फॉर्मेटिक्स में हैं, और इनकी मास्टर्स जो हैं वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हैं। तो ना सिर्फ ये कंप्यूटर साइंस का डिसिप्लिन समझते हैं, बल्कि ये बायोलॉजी और बायो इन्फॉर्मेटिक्स साइड को भी बेहतर समझते हैं। तो जब इमेजेस और रिपोर्टिंग के साथ डील करते हैं तो उनकी कॉम्प्रिहेंशन बहुत बेहतर होती है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। और ये जो आप किया है ना अभी शाहजेब, ये मेरा ख्याल है कि बहुत लोगों के जहन में होगा, और एक बदकिस्मती की बात है कि काफ़ी लोग जब इसके बारे में सुन रहे होंगे कहेंगे यार ये हमारे बंदे तो बना ही नहीं सकते। तो पॉइंट इज़ कि मुझे पता है बहुत घिसी फिटी लाइन है, लेकिन टैलेंट बहुत है, सिर्फ इस्तेमाल करने की ज़रूरत है, और जब कोई इस्तेमाल करे तो फिर उसको रिकग्नाइज और प्रमोट करने की भी ज़रूरत है। आज मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि जो भी मर्द हज़रात या ख़वातीन सुन रहे हैं, ब्रेस्ट कैंसर को लाइटली मत लें, ये एक बहुत ख़तरनाक डिजीज़ हो सकती है, लेकिन कहा जाता है कि बाकी कैंसर्स में से ये सबसे ज़्यादा सर्वाइवेबल कैंसर है, लेकिन अगर इसकी बर वक्त शनाख्त की जाए। हज़ार लोग बहाने बनाते हैं जी, मेरी फैमिली में बहुत पर्सनल एक्सपीरियंसेस भी है कि नहीं जी मुझे तो काम पे जाना है, मुझे घर के काम होते हैं, हमने जिम जाना है, हमने रेस्टोरेंट जाना है, लेकिन आपकी जान से ज़्यादा कीमती कोई चीज़ नहीं। और जोर इस बात पे दिया जाता है कि 40 साल से ऊपर की जो ख़वातीन हैं कोशिश करें, अगर अफोर्ड कर सकें तो सालाना चेकअप ज़रूर करवा लें ताकि अर्ली स्टेज में पकड़ा जा सके। इसमें एक आखिरी बात मैं इससे इतना कहना चाह रहा हूँ कि अब ज़्यादा से ज़्यादा जवान ख़वातीन में भी ये डिटेक्ट हो रहा है, और जितनी आपकी उम्र कम है ना उतनी अग्रेसिव आपका कैंसर होता है। सो प्लीज़ बी केयरफुल, प्लीज़ गेट योरसेल्फ चेक्ड। आज के लिए इतना ही जी, अपना ख्याल रखिए, खुदा हाफिज़।